आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आरएसएस पर बैन की मांग, गृह मंत्री विजय शर्मा का कांग्रेस पर हमला, पूछा किस आधार पर ऐसी मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में कांग्रेस नेताओं का आरोप, सरकारी एजेंसियों ने जाली दस्तावेज दिए। सीएम साय ने 9 घंटे तक ली कलेक्टर्स की मैराथन बैठक, लापरवाही पर जताई नाराजगी, कहा जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर, एयरपोर्ट पर की मीडिया से चर्चा, धान खरीदी की चर्चा पर बघेल का तंज। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में चुनौती मूल्यांकन लागू, शुल्क 1000 रुपए निर्धारित, षष्ठम दीक्षांत समारोह जनवरी 2026 से। बिहार चुनाव को लेकर सीएम साय का बड़ा दावा, कहा इस बार भी जरूर बनेगी सरकार, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर की चर्चा। छत्तीसगढ़ पीएम आवास योजना में देश में नंबर 1 है छत्तीसगढ़, सुशासन और नवाचार से मिली राष्ट्रीय पहचान, आवासों में 78% का निर्माण सफलतापूर्वक संपन्न। भिलाई में गतका का जोश, पंजाब को गतका में स्वर्ण मुकुट, छत्तीसगढ़ ने जीता दिल, पारंपरिक खेल को मिला सम्मान, मंत्री गजेंद्र यादव ने बांटे पदक। मंत्री के निजी सचिव ने सड़क पर पत्नी का मनाया बर्थडे, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, कहा ऐसे लोगों पर करनी चाहिए सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री साय ने दिया निर्देश, 31 दिसंबर तक सभी स्कूली छात्राओं का बनना चाहिए अपार आईडी। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे की सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और राज्य के स्वामित्व वाले मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की कड़े शब्दों में निंदा की है, जहां उन्होंने सवाल किया है कि आखिर किस आधार पर ऐसी बातें कही जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने कहा, अगर एक ऐसे संगठन के लोग ऐसी बात कहते हैं जिसने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन की अनुमति दी, किसान संघ और एबीवीपी दुनिया के 2 सबसे बड़े संगठन हैं, दुनिया में सबसे बड़े संगठनों की एक पूरी श्रृंखला है, किस आधार पर ऐसी बातें कही जा रही है। वहीं विजय शर्मा ने से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खड़गे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर आरएसएस के प्रवेश को प्रतिबंधित करने से ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अधिकांश विधायक और सांसद इसी विचारधारा के हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्य की ईओडब्ल्यू और एसीबी पर कथित कोयला घोटाला मामले में सबूत गढ़ने और न्यायिक प्रक्रियाओं में हेरफेर करने का आरोप लगाया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और विधानसभा में विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने एक सम्मेलन में आरोप लगाया कि एक आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत के मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष सह आरोपी निखिल चंद्राकर के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जाली बयान वाला एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तो वहीं कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता गिरीश चंद्र देवांगन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के समक्ष एक शिकायत दायर कर ईओडब्ल्यू एसीबी के 3 अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार इन अधिकारियों ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए जाने वाले बयानों को गढ़ा या पहले से तैयार किया और बाद में चल रही जांच में और न्यायालय के समक्ष उन्हें वास्तविक दस्तावेजों के रूप में इस्तेमाल किया।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए हैं, जहां बैठक की शुरुआत निर्धारित समय से पहले हुई, जिसने पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री की वर्क डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित कार्यशैली का सीधा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कॉन्फ्रेंस केवल समीक्षा बैठक नहीं बल्कि जनहित के नए मानक तय करने का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जिलों में योजनाओं की क्रियान्वयन में परिणाम दिखाई देने चाहिए, केवल रिपोर्टों में नहीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही तभी सुनिश्चित होगी जब अधिकारी स्वयं फील्ड में जाकर कार्यों की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने और लापरवाही पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन और कार्यालय में उपस्थिति पर नियंत्रण के लिए राज्य स्तर के साथ साथ सभी जिला कार्यालयों में भी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शीघ्र प्रारंभ की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर रवाना हुए, जहां रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा है कि हमारे यहां भी सीटों के बंटवारे पर चर्चा अंतिम चरण में है, 1-2 दिन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इस दौरान कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में धान खरीदी की चर्चा पर भूपेश बघेल ने तंज कसा है, जहां पूर्व सीएम ने कहा है कि पिछले साल का धान आज तक नहीं उठ पाया है, सरकार को बताना चाहिए कि कितना धान बिका है और कितना डीओ काटा गया है। कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि नियमों में बदलाव सरकार ने किया है। पहले जहां धान 72 घंटे में उठ जाना चाहिए था, अब उसको 3 महीने तक कर दिया गया है। ऐसे में कलेक्टर क्या कर सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे के दौरान भूपेश बघेल कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि कोल घोटाले के मामले में धारा 164 के उल्लंघन पर वे वरिष्ठ नेताओं को जानकारी देंगे और यह बताएंगे कि अधिकारियों और न्यायालय के बीच साठगांठ से यह सब हुआ है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय ने अपनी 63वीं कार्य परिषद की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें चुनौती मूल्यांकन की व्यवस्था लागू करने का फैसला शामिल है, जो पहले पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा लागू की गई थी, जहां रायपुर विश्वविद्यालय ने चुनौती मूल्यांकन के लिए 2500 रुपए शुल्क तय किया था। वहीं पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने इसे केवल 1000 रुपए निर्धारित किया। इसके साथ ही पुनर्गणना के लिए 50 रुपए का शुल्क तय किया गया है। वहीं बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रमों को और अधिक उन्नत करने पर जोर दिया गया है, ताकि प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को इसका लाभ मिल सके। कार्य परिषद ने प्रशासनिक और छात्र हित से जुड़े निर्णयों पर भी चर्चा की है, जहां विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को त्वरित और डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह को जनवरी 2026 में आयोजित करने की स्वीकृति, इसके साथ ही विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के समयमान वेतनमान को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की, जिससे कर्मचारियों के हितों को बढ़ावा मिलेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। पाती है दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NGAI द्वारा आयोजित 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप 2025 का समापन भिलाई में शानदार तरीके से हुआ, जहां पारंपरिक जंगजू कला और खेल कौशल से भरपूर इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पंजाब ने ओवरऑल चैंपियन बनकर अपना दबदबा कायम रखा। वहीं मेजबान छत्तीसगढ़ ने उपविजेता का खिताब हासिल कर सभी का दिल जीत लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के शिक्षा एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री गजेंद्र यादव ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि गतका सिर्फ एक खेल नहीं, यह भारत की गौरवशाली मार्शल परंपरा है। यह अभियान यह अनुशासन, साहस और आत्मसंयम दिखाता है।
छत्तीसगढ़ सरकार इस पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गतका को बढ़ावा देगी। जहां इस आयोजन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकारी सदस्य मनीष पांडे भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। छत्तीसगढ़ फर्स्ट आया है और यहाँ करीबन 30 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और हाँ, और यहाँ अनाउंसमेंट हुआ है कि छत्तीसगढ़ से एशिया कप के लिए भी यहाँ से ले जाया जाएगा बच्चों लोगों को। कितना चैलेंजिंग था इस बार कंपटीशन में? बहुत टफ था। यहाँ सभी स्टेट से आए थे, सभी टक्कर दे रहे थे, लेकिन सभी स्टेट से आए थे वो, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ ने भी उन्हें बराबरी का टक्कर देके फर्स्ट पोजीशन में आए। 13वें नेशनल गतका चैंपियनशिप का समापन समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दुर्ग के विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री विजेंद्र यादव जी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, और मनीष पांडे जी हमारे बड़े भाई वो भी आए थे। तो इसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बच्चों की कड़ी मेहनत का परिणाम ये आया कि छत्तीसगढ़ के बच्चों ने 35 गोल्ड मेडल लिए। 35 गोल्ड छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के बच्चे आए थे, कवर्धा के, बलौदा बाजार के, भाटापारा के, नवागढ़ के, हर जगह के बच्चों ने आके इसमें भाग लिया। नांदगांव के बच्चे हैं, दुर्ग के बच्चे हैं, भिलाई के बच्चे हैं कई। तो बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और पंजाब की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जो बॉयज़ में पंजाब की टीम फर्स्ट आई और गर्ल्स में छत्तीसगढ़ की टीम फर्स्ट आई। जो छत्तीसगढ़ की गर्ल्स हैं, हमारी बेटियां हैं, वो इतना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है कि छत्तीसगढ़ की टीम हमारी फर्स्ट आई। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और इनके लिए हमने अभी आगे एशिया कप रखा है। अगले साल मार्च में एशिया कप होने जा रहे हैं। उसमें हमारी इंडिया टीम बनेगी। जो बच्चों ने आज गोल्ड लिया है उनको निकाल के उसमें से और हम उनका एग्ज़ाम एक और होगा, उसके बाद उसमें से हम बच्चे सेलेक्ट करके उन्हें एशिया टीम के लिए, एशिया कप के लिए लेके जाएंगे इंडिया टीम बना के। तो उसको मार्च में उसका आयोजन रखा गया है फर्स्ट वीक में मलेशिया में। 13वां नेशनल गेम गतका का भिलाई में भव्य रूप से यहाँ पर किया गया है। मैं इंद्रजीत सिंह छोटू जी, एसटीसी कंपनी, समस्त गुरुद्वारे के सभी प्रबंधक को इस भव्य रूप से 3 दिवसीय आयोजन के लिए बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। यह हमारी प्राचीन संस्कृति है। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने आत्मरक्षा के लिए और आत्म सुरक्षा के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए इस गतके को प्रयोग किया था। आज उसे हम खेल के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी संस्कृति के अनुरूप इसको खेलो इंडिया में और हमारे एशियन गेम्स में भी इसको पार्टिसिपेट करने का अवसर मिल रहा है। तो उसके लिए मैं मोदी जी को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके के जो खेल हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। गतका जो है शौर्य का खेल है और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय खेल में शामिल किया। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और राष्ट्रीय खेल में शामिल होने के बाद आज पहली बार भिलाई में ये राष्ट्रीय लेवल का एक कार्यक्रम हुआ। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ के जो गुरुद्वारा कमेटी के सभी गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों को आभार व्यक्त करता हूँ और हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंद्रजीत छोटू उनकी पूरी टीम में बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन, देश भर के सारे खिलाड़ी यहाँ पे आए, 3 दिन से यहाँ रुके, रहने, आवास, भोजन सब प्रकार की व्यवस्था बहुत शानदार की है। और आज बच्चे बहुत मुस्कुराते हुए छत्तीसगढ़ में मेजबानी में बहुत खुश दिख रहे हैं। इसके लिए मैं आयोजन करता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए, इंडिया गठबंधन और अन्य राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एनडीए की सरकार बनने का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार में भी सरकार जरूर बनेगी, क्योंकि पूरे देश की जनता का विश्वास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। इसी कड़ी में सीएम साय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से उपभोक्ताओं को आधी बिजली से मुफ्त बिजली की तरफ ले जाना चाहते हैं और इसके लिए भारत सरकार से भी सब्सिडी है। हम लोग इस साल के बजट में सब्सिडी रखे हैं। लगातार करीब 75% उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में मिल जाती है और बैंक लोन भी आसानी से मिलेगा। किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। कुछ वर्षों के बाद वे मुफ्त में बिजली पाना शुरू करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि जैसा कि मैंने कहा, कई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और आगे उन्हें और तेजी से लागू किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। जी हां, सुशासन, पारदर्शिता और नवाचार के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने न केवल आवास निर्माण की गति बढ़ाई है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल भी कायम की है। बता दें कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी साझा की गई कि ग्रामीण पीएम आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को पहले 18,12,000 आवासों के निर्माण की मंजूरी मिली थी। वहीं योजना की शुरुआत से अब तक 22 महीनों में 7,17,000 आवास पूरे किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 2016 से लेकर 2025 तक की अवधि में स्वीकृत 16,50,000 आवासों में से 34% निर्माण पूरे हो चुके हैं। वहीं 2016 से लेकर 2025 में स्वीकृत आवासों में 78% का निर्माण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के निजी सचिव और भाजपा नेता राजेंद्र की पत्नी के सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जहां बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, जहां मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश अमितेंद्र प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई की गई। इस दौरान घटना को लेकर नाराजगी जताई गई है। कोर्ट ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही राज्य शासन से कहा है कि उन्हें ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर भाजपा नेता राजेंद्र की पत्नी के जन्मदिन सेलिब्रेट करने का वीडियो वायरल हुआ। इसमें वह सड़क के बीच कार खड़ी करके पटाखे फोड़ते हुए दिखाई दिए। वीडियो में केक लेकर भी पोज दिए जा रहे थे। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में खाद्य और स्वास्थ्य विभाग के बाद शिक्षा विभाग की समीक्षा हुई, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 31 दिसंबर तक सभी स्कूली विद्यार्थियों के आपार आईडी बनाए जाने के निर्देश दिए। जहां मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्कूलों में ड्रॉप आउट कम करना है, वहीं ग्रास एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर 100% करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला बाल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग समन्वय कर बालवाड़ियों को सक्रिय करे। बच्चों के लिए दी गई शिक्षण सामग्रियों को अलमारियों में बंद कर ना रखा जाए, इसका समुचित उपयोग बच्चों को पढ़ाने में हो। मुख्यमंत्री ने स्थानीय भाषा बोली में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए बीजापुर जिले की तारीफ की। जिले में 10वीं से 12वीं पास स्थानीय युवाओं की सेवाएं लेकर बच्चों की 1 से 5वीं कक्षा तक स्थानीय बोली गोंडी में पढ़ाया जा रहा है। इससे बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है, ड्रॉप आउट कम हुआ है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।